welcome back to my channel. Today we are going to discuss the new unit of Pharmacology 1 which is drug use in communicable diseases. सबसे पहले हमने पढ़ने हैं एंटी माइक्रोबियल्स. ये तुम्हें पता है एक ब्रॉड टर्म है एंटी माइक्रोबियल्स. अब एंटी माइक्रोबियल्स इसके अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी पैरासिटिक, एंटी वायरल कुछ भी आ सकता है क्योंकि डिफरेंट माइक्रोब्स होते हैं ना. तो एंटी माइक्रोबियल्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस ईदर नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, जो क्या करेंगे या तो बैक्टीरिया, वायरसेस या पैरासाइट को किल ही कर देंगे, फिर उनको कहेंगे साइडल एक्शन, या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, फिर उनको कहेंगे स्टेटिक एक्शन. क्लियर है? ये है एंटी माइक्रोबियल्स की इंट्रोडक्शन, उनकी डेफिनेशन. अब डिफरेंट क्लासिफिकेशन एंटी माइक्रोबियल्स की. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन कि हमने एंटी माइक्रोबियल कहाँ से लिया है. अगर वो फंगस से डिराइव्ड है या वो बैक्टीरिया से डिराइव्ड है या एक्टिनोमाइसीट से डिराइव्ड है, कि हमने वो एंटी माइक्रोबियल कहाँ से निकाला है, कहाँ से सिंथेसाइज करवाया, बैक्टीरिया से, फंजाई से या एक्टिनोमाइसीट से. दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर. फिर टाइप ऑफ एक्शन के बेस पे कि फॉर एग्जाम्पल वो बैक्टीरियासाइडल है या बैक्टीरियास्टेटिक है. फिर है ऑन द बेस ऑफ टारगेट ऑर्गेनिज्म. वही अगर बैक्टीरिया के अगेंस्ट है तो एंटी बैक्टीरियल, फंजाई के अगेंस्ट है तो एंटी फंगल, वायरल के अगेंस्ट है तो एंटी वायरल, ऐसे कि टारगेट ऑर्गेनिज्म के बेस पे. ऑन द बेसिस ऑफ एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम कि नैरो स्पेक्ट्रम वाले हैं या ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले हैं या इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम वाले हैं. फिर लास्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस में. ये इनकी क्लासिफिकेशन है, किन बेसिस पे एंटी माइक्रोबियल्स को कहाँ से ओरिजिनेट किया है, उनका केमिकल नेचर, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनका टाइप ऑफ एक्शन की साइडल है या स्टेटिक्स है, कौन से ऑर्गेनिज्म को वो टारगेट करें उनके स्पेक्ट्रम के बेस पे. तो दीज the 6 classes. Now, syllabus में the next topic is principles for the use of antimicrobials. कोई भी एंटीमाइक्रोबियल हमें प्रिस्क्राइब करना है एंड वी आर इनिशिएटिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स. तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट वी मस्ट फॉलो बिफोर इनिशिएटिंग इट. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज एस्टैब्लिश द नीड फॉर एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी. ऐसे ही थोड़ा हमें पता नहीं है पर्सन का डायग्नोस क्या है, उसको फंगल इन्फेक्शन, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको वायरल इन्फेक्शन है. पहले हम प्रॉपर डायग्नोस देंगे, नीड देखेंगे कि पर्सन को क्यों नीड है इस एंटीमाइक्रोबियल की. पहले हम नीड इस्टेब्लिश. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज एस्टैब्लिश द नीड फॉर द एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी. यूज एंटीमाइक्रोबियल्स ओनली फॉर प्रूवन और स्ट्रांगली सस्पेक्टेड इन्फेक्शन. Do not use for viral, allergic or inflammatory. If there are inflammatory conditions या allergic conditions then we can't administer antimicrobials. So first principle is need को identify करो कि मैंने इसीलिए antimicrobial therapy initiate किया इस person में, ये कारण था कि उसको ये viral infection है. Second है identify the causative organism. ठीक है, तो मैं पहले need identify कर ली कि person को मतलब कि फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तुम्हें नीड पता चल गई कि थी कोई इन्फेक्शन, इसलिए एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी स्टार्ट किया. दूसरा, अब पता भी तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है. अगर तुम्हें पता है कि वो क्लेप्सिला तो उसके अगेंस्ट एक सर्टेन एंटीबायोटिक तुम्हें चलाना है. अगर तुम्हें पता है ये वायरस है तो उसके लिए ये वाला एंटीवायरल अच्छा है. तो उसके बाद तुमने क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है. वो कैसे, अप्रोप्रिएट स्पेसिमन ऑफ स्पूटम, ब्लड, यूरिन. फिर हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग करके हम पता लगाएंगे कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस है, कि कौन सी स्पीशी है, फिर उसके अगेंस्ट मेडिसिन दे पाएंगे. थर्ड है चूज द अप्रोप्रिएट एंटीमाइक्रोबियल. ये हम कैसे चूज करेंगे, पैथोजन, कौन सा पैथोजन है उसके बेस पे, साइट ऑफ एक्शन, ड्रग स्पेक्ट्रम, लोकल रेजिस्टेंस पैटर्न. अब हमने अच्छा सा एंटीबाई, हमें ठीक है हमने नीड पता कर ली, हाँ ठीक है, उसके बाद हमें पता चल गया ये वाला कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म है. अब हम क्या करना है, हमें जब पता ही चल गया कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म ये वाला, उसके बाद हमने तीसरा स्टेप क्या करना है, अब हमने ड्रग ही तो देना है. अब ड्रग को हमने वाइसली चूज करना है. किन किन बेस पे हम ड्रग चूज करते हैं कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज करें या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करें, उसने इन्फेक्शन कहाँ पर किया. इन सभी पैरामीटर्स को देखकर हम एक अच्छा सा एंटीमाइक्रोबियल चूज करेंगे. ठीक है, एंटीबायोटिक मतलब जो भी एंटीमाइक्रोबियल हमने चूज कर दिया, चूज तो कर लिया, अब हमने उसको देना है ना. उसके बाद हम क्या करेक्ट डोज एंड रूट का ध्यान रखेंगे कि हमने एडिक्वेट डोज दे रहे हैं, फिर ही वो इन्फेक्शन खत्म हो रही है. कम डोज देंगे तो इन्फेक्शन नहीं खत्म होगी. एक प्रॉपर थेराप्यूटिक लेवल अचीव होना चाहिए. तो हम डोज एंड रूट को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अच्छा रूट है, ऐसे करके. ठीक है, ओके, डोज भी बता दिया, रूट भी बता दिया. अब कितना टाइम तक थेरेपी चलनी है, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी. Treat for adequate duration, neither too short nor too long. Stop the therapy once infection is controlled. अगर prolonged use करवा रहे हैं without infection then what would develop, resistance would develop. उसके बाद ठीक है, ये सारे पॉइंट्स तुम्हें क्लियर हो गए. उसके बाद और प्रिंसिपल्स क्या है, ये तो क्योंकि एक दूसरे के साथ लिंक्ड थे तो इतने तो तुम्हें याद हो जाएंगे. सबसे पहले हमने नीड इस्टेब्लिश कर ली, कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म देख लिया. उसके बाद ऑर्गेनिज्म देखने के बाद अब हमने, हमारा काम क्या था, एंटीमाइक्रोबियल चूज करने का. चूज कर लिया, उसका डोज रूट देख लिया, उसकी ड्यूरेशन देख ली. अब कुछ और प्रिंसिपल्स क्या. स्टार्ट अर्ली, रिव्यू रेगुलरली. अगर हम उस इन्फेक्शन के अर्ली स्टेजेस में उसको डायग्नोस कर लेंगे तो फिर हम उसको वहाँ पर उसको प्रोग्रेशन को स्टॉप कर सकते हैं. सो जब तुम्हें पता चल गया कि इन्फेक्शन है, तुमने डायग्नोस कर लिया, तो साथ ही एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी स्टार्ट कर दो एंड रेगुलरली मॉनिटर करते रहो कि फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा. अवॉइड अननेसेसरी कॉम्बिनेशन थेरेपी.
कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ से ये एंटीबायोटिक उठा लिया है, वो एंटीबायोटिक उठा के इकट्ठा देने लग पड़े, अननेसेसरी कॉम्बिनेशंस नहीं करने। ओनली कॉम्बिनेशन थेरेपी हम तब ही यूज़ करते हैं अगर पर्सन को सीवियर इन्फेक्शन है, मिक्स्ड इन्फेक्शन है, या रेजिस्टेंस ना हो। फॉर एग्जांपल टीबी एंड एचआईवी केसेस में रेजिस्टेंस ना हो, सिर्फ सीवियर इन्फेक्शन, मिक्स्ड इन्फेक्शन मतलब उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, उसको वायरल इन्फेक्शन भी है, ऐसे करके। अवॉइड इरेशनल कॉम्बिनेशंस, अदरवाइज हमने कॉम्बिनेशंस में कभी नहीं देना। तो उसमें बाद में जो हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं वो मैंने एक सेट में कंप्लीट कराया क्योंकि वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे थे। ये दूसरा सेट स्टार्ट हो गया। इसमें क्या था, स्टार्ट अर्ली एंड रिव्यू रेगुलरली। दूसरा क्या, अननेसेसरी कॉम्बिनेशन हमने नहीं चलाने। प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो हमेशा ही हमारा एक प्रिंसिपल रहेगा, हमने ध्यान रखना ही है कि अगर हम कोई भी थेरेपी चला रहे हैं तो रेजिस्टेंस ना डेवलप हो, इसलिए हमने एक सेट ड्यूरेशन के लिए सिर्फ देने हैं, प्रोलॉन्ग्ड यूज़ के लिए हमने कोई भी एंटीमाइक्रोबियल नहीं देना। अब कोई भी एंटीमाइक्रोबियल दे रहे हैं तो होस्ट फैक्टर्स का भी ध्यान रखना है कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, उसकी एज कितनी है, उसका इम्यून सिस्टम ठीक है, उसके किडनी एंड लिवर अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, नहीं तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ड्रग एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रीवियस ड्रग एलर्जी तो नहीं है, उसको हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं हो जाएगी। ये सब, ये होस्ट फैक्टर्स का भी हम ध्यान रखेंगे, एडवर्स इफेक्ट को मॉनिटर करेंगे। यूज़ प्रोफाइलैक्सिस जुडिशियसली, फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन की सर्जरी होनी है तो पहले हम एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस कर देते हैं ना, तो वो ध्यान से करनी है, एक जो स्पेसिफिक रूट, स्पेसिफिक डोज एंड स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए करनी है। लास्ट है एजुकेट द पेशेंट। तो ये थे नेक्स्ट सेट वाले। उसमें हमने क्या करा कि जल्दी जब डायग्नोस हो गया उसी वक्त एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी इनिशिएट कर दो, अननेसेसरी कॉम्बिनेशंस नहीं करने, रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है कि वो डेवलप ना हो जाए, होस्ट फैक्टर्स का ध्यान रखना है, एडवर्स इफेक्ट्स को मॉनिटर करते रहना है, प्रोफाइलैक्सिस अगर दे रहे हैं तो जुडिशियसली देनी है, पेशेंट को एजुकेट करते रहना है। अब हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी, फिर नेक्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग द नेक्स्ट टॉपिक इज फार्माकोलॉजी ऑफ द कॉमनली यूज्ड ड्रग। अब हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ द कॉमनली यूज्ड ड्रग्स। तो बुक में तो लाइक इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड, बट आई डिड इज मैंने एक प्रॉपर टेबल बना दिया जो कॉमनली यूज एंटीमाइक्रोबियल्स है, फिर उनके ये सारे पॉइंट्स कि अगर एक एंटीमाइक्रोबियल फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन की बात करूं तो उस एंटीमाइक्रोबियल की सारी फार्माकोलॉजी, इसी को तो फार्माकोलॉजी कहते हैं। अगर ये मैंने पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए तो इसी को फार्माकोलॉजी कहेंगे कि मैंने उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसकी एग्जांपल बता दी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन बता दी, मेजर यूसेस एंड इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट। तो दिस इज इन दिस वे वी विल कवर द फार्माकोलॉजी ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट एंटीमाइक्रोबियल। मैंने कोई भी एंटीमाइक्रोबियल को छोड़ा नहीं है, बट कवर मैंने ऐसे करवाया है। तो पहला जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक है, सॉरी एंटीमाइक्रोबियल है, वो कौन सा है, पेनिसिलिन। ये तो तुम्हें पता ही है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ये कैसे एक्ट करता है, पेनिसिलिन तुम्हें पता है कि एंटीबायोटिक है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल सिंथेसिस है उसको इनहिबिट कर देता है। ये बैक्टीरियासाइडल है, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को ये इनहिबिट करता है। सेल वॉल ही नहीं बनेगी, न्यू बैक्टीरिया ही नहीं बनेंगे, तो बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। कॉमन एग्जाम्पल्स क्या पेनिसिलिन में, पेनिसिलिन जी, अमोक्सिसिलिन, एम्पीसिलिन, पेपरासिलिन। सो दिस इज व्हाट पेनिसिलिन डू करता क्या, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, न्यू सेल वॉल्स ही नहीं बनेगी, आगे सेल वॉल ही नहीं बनेगी, बैक्टीरियल ग्रोथ ही नहीं होगी, तो मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी। एग्जाम्पल्स क्या, पेनिसिलिन जी, अमोक्सिसिलिन, एम्पीसिलिन, पेपरासिलिन। अब इसकी एब्जॉर्प्शन की बात करें तो गुड ओरल एब्जॉर्प्शन है, नॉर्मली हम इसको ओरली भी तो देते हैं पेनिसिलिन, तुम्हें पता है, एंड पेनिसिलिन जी की बट पुअर ओरली होती है। डिस्ट्रीब्यूशन इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, देयरफॉर हम मेनिंजाइटिस में भी दे देते हैं क्योंकि ये CSF में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सो पेनिसिलिन इज ऑल्सो गिवन इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस। एक्सक्रीशन इसकी रीनल एक्सक्रीशन ही होती है। मेजर यूजेस हम इसको कहाँ पर करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सिफिलिस एंड एंटेरोकोकाई, RTI, UTI, सिफिलिस एंड एंटेरोकोकाई की अगर इन्फेक्शन है तब। और उसके बाद एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, तुम्हें पता है पेनिसिलिन की हाइपर सेंसिटिविटी या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया। बट फर्स्ट हमने क्या किया, पेनिसिलिन किया, कैसे एक्ट कर रहा है, उसकी एग्जांपल्स क्लियर होगी। बाकी जो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन के पॉइंट है ना, कि मोस्टली तुम देखोगे कि कॉमन ही है। अभी बस मेजर यूजेस याद रख लो। पेनिसिलिन को हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, सिफिलिस एंड एंटेरोकोकाई ते मेनिंजाइटिस के केस में देते हैं। अब सेकंड आता है पी के पेनिसिलिन के बाद सिफेलोस्पोरेंस, ये भी सेम काम करते हैं, दे ऑल्सो इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। सिफेलोस्पोरेंस में ड्रग आते हैं सेफाजोलिन, सेफिरॉक्सिम, सेफ्ट्राइक्सोन, ये वाले सेफाजोलिन, सेफिरॉक्सिम, सेफ्ट्राइक्सोन। इनकी भी गुड ओरल एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इनकी अच्छी है, ये भी CSF में चले जाते हैं। रीनल भी इनका वही है, मोस्टली रीनल ही होता है, बस एक सेफ्ट्राइक्सोन है जिसकी बिलरी एक्सक्रीशन भी होती है, अदरवाइज ये भी रीनल एक्सक्रीशन ही है। इसके मेजर यूजेस क्या है, जो ये सेफ्ट्राइक्सोन वगैरह है, ये हम बेसिकली सेप्सिस में, निमोनिया में, मेनिंजाइटिस में देते हैं। देखो ये तो तुम्हें एज इट इज याद रखने पड़ेंगे मेजर यूजेस, बट तुम्हें पता है कि कॉमन निकल जाते होते हैं। तो निमोनिया भी तो एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, सेप्सिस में एंड मेनिंजाइटिस में। एंड इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, सिफेलोस्पोरेंस कैन ऑल्सो कॉज हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, एंड वन मोर थिंग, इट कैन कॉज बिलियरी स्लजिंग।
ये तुम ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि स्फेलोस्पोरिन में एक ड्रग है सेफ्ट्राक्सोन जिसकी बिलियरी एक्सक्रीशन होती है, तो एक है डिवर्सिपैक्ट भी उसके रिलेटेड है, बिलियरी स्लजिंग। बिलियरी स्लजिंग का मतलब समझते हो, जब जो बाइल है इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है कि वो वहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, बाहर ही नहीं निकलता, उसको कहते हैं स्लजिंग होना, बहुत प्रेसिपिटेट होना लग पड़ता है, बहुत गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है बाइल। फिर आते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ये किस पे वर्क करते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड? 30S राइबोसोमल इनिबिशन, क्योंकि तुम्हें पता है जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट्स वगैरह होती है दे आर इसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अगर प्रोटीन ही नहीं बन रहा आगे बैक्टीरिया का कोई भी फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन एंड ऑल। तो अमीनोग्लाइकोसाइड सीधा 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे वर्क कर देते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड में आता है जेंटामाइसिन, अमीकासिन। इनकी अब ये जेंटामाइसिन अमीकासिन तुम्हें पता है, तुमने एरिया में देखा होगा मोस्टली आईवी ही देते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी ओरल एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है, एंड ये भी डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वगैरह में पुअर CSF, ये CSF में नहीं जाता। अभी तक ऊपर सारे CSF में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, ना ही लंग में ये जाते हैं। रीनल एक्सक्रीशन होती है, ये बेसिकली जो जेंटामाइसिन अमीकासिन वगैरह ये हम ग्राम नेगेटिव की इन्फेक्शंस में देते हैं, मतलब दोज इन्फेक्शंस विच आर कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज एंड दे कैन कॉज। ये अमीनोग्लाइकोसाइड मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेंटामाइसिन अमीकासिन ये सारे ड्रग्स जो ऐसे के ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। फिर आता है मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स 50S, ये अमीनोग्लाइकोसाइड 30S पे, मैक्रोलाइड्स 50S राइबोसोमल इनिबिशन करते हैं। मैक्रोलाइड्स में जिथ्रोमाइसिन, अरिथ्रोमाइसिन आते हैं। अच्छी ओरल एब्जॉर्प्शन है क्योंकि तुम्हें पता है जिथ्रोमाइसिन टैबलेट की फॉर्म में भी तो आती है, ये भी अच्छे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसकी मेटाबॉलिज्म जो है ना, ये वाले जो ड्रग्स है मैक्रोलाइड्स, इनकी हिपैटिक एंड बिलियरी दोनों एक्सक्रीशन होती है, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, बिलियरी एक्सक्रीशन। इसको हम टिपिकल निमोनिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दे सकते हैं। ये मैक्रोलाइड्स QT प्रोलॉन्गेशन एंड GI अपसेट कॉज कर सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तुम पता कैसे करो इनको, जैसे जिस ऑर्डर में मैंने कराया, क्योंकि ये आपस में जैसे ये लिंक कर रहा है तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। जैसे कैम, P से पेनिसिलिन, C से स्फेलोस्पोरिन, A से अमीनोग्लाइकोसाइड, M से माइक्रोलाइड, क्योंकि ये 2 स्लाइड्स में खत्म है, तो पहली स्लाइड में हमने कैम किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसने सीधा प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया, कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, फर्दर कोई भी बैक्टीरिया में कुछ भी होएगा ही नहीं। मतलब तुम्हें पता है प्रोटीन एक बेसिक यूनिट है कोई भी प्रोसेस चलाने के लिए, आगे कुछ नहीं हुआ, इसलिए ये ब्रॉडली ऐसे वर्क करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। तो ऐसे कौन से ड्रग है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है? जैसे टेट्रासाइक्लिन्स एंड क्लोरमफेनिकोल। अब इनकी एब्जॉर्प्शन की बात करें तो गुड ओरल एब्जॉर्प्शन अगर हम मिल्क के साथ लेंगे इनको, स्पेसिफिकली फॉर टेट्रासाइक्लिन, डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली, एंड ये भी याद रखना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इसलिए हम प्रेगनेंसी में नहीं देते क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देते हैं। इनका भी रीनल हिपैटिक वही एलिमिनेशन है। मिक्स्ड इन्फेक्शंस में, क्यों? क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है तो मिक्स्ड इन्फेक्शन में दे सकते हैं। एंड ये टेट्रासाइक्लिन वगैरह, क्लोरमफेनिकोल, ये टीथ डिस्कलरेशन कॉज कर सकते हैं, अप्लास्टिक अनीमिया कॉज कर सकते हैं। फिर आता है सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। एग्जांपल है सल्फामिथोक्साजोल, ये भी ओरली अच्छा एब्जॉर्ब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है, रीनल एक्सक्रीशन होती है। सल्फोनामाइड्स हम बेसिकली न्यूमोसिस्टिस UTI के न्यूमोसिस्टिस एंड UTI के केस में देते हैं। एंड ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज कर सकता है, हीमोलाइसिस कॉज कर सकता है, कैसे? G6PD की डेफिशिएंसी करवाकर। फिर आता है क्विनोलोन्स। जो क्विनोलोन्स है ये DNA गायरेस एंड टोपोआइसोमरेज 4, ये 2 एंजाइम्स पे वर्क करते हैं। कौन से? क्विनोलोन्स, DNA गायरेस एंड टोपोआइसोमरेज 4 पे। क्विनोलोन्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन आता है, गुड ओरल एब्जॉर्प्शन, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, रीनल एक्सक्रीशन, ये UTI GI इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में वर्क करते हैं। क्विनोलोन्स Q से याद रख लो, QT प्रोलॉन्गेशन कॉज कर सकता है, टेंडन रप्चर कॉज कर सकते हैं। फिर आते हैं मिसलेनियस। इसमें मतलब इनका ये वेरियस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉलो करते हैं। एंड मिसलेनियस में मेट्रोनिडाजोल, वैंकोमाइसिन एंड रिफेम्पिसिन आते हैं। गुड ओरल एंड IV एब्जॉर्प्शन, अच्छा पेनिट्रेशन है, हिपैटिक एंड रीनली होती है इनकी भी। ये मिसलेनियस इन्फेक्शन के केस में, मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस या TB के केस में। एंड दीज एंटीबायोटिक्स जो मेट्रोनिडाजोल, वैंकोमाइसिन, रिफेम्पिसिन जो ये हैं, ये ड्रग्स दिए रेडमैन सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं या हिपैटोटॉक्सिसिटी। अब हम पढ़ेंगे एनारोबिक इन्फेक्शन। सो एनारोबिक इन्फेक्शन होती क्या है? इन्फेक्शन विच आर कॉज्ड बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया। वो क्या मतलब जो एनारोबिक इन्फेक्शंस होती है ना, वो यूजुअली हमारे नॉर्मल टिश्यूज़ वगैरह पे कभी नहीं होती। ऐसे के बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, उन वूंड्स को, स्पेसिफिकली ये वूंड जहाँ पर ट्रॉमा वगैरह हुआ पड़ा है, वूंड्स को इन्फेक्ट करते हैं।
ठीक है। दे जनरली डू नॉट कॉज इन्फेक्शन इन द नॉर्मल कंडीशन, द इन्फेक्शन अकर्स व्हेन देयर इज एन इंजरी, ट्रॉमा, कोई पुराना वूंड वगैरह, वहाँ पर ही एनारोबिक बैक्टीरिया आकर लगते हैं। दे मेनली अफेक्ट दीज बॉडी ऑर्गन्स में, अब जैसे कि एब्डोमेन में अपेंडिसाइटिस एंड एब्सेस कॉज कर सकता है, नोज में साइनोसाइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में निमोनिया, टीथ में पेरिडोंटाइटिस। सो इसने ANRT ये 4 ऑर्गन्स को एनारोबिक बैक्टीरिया बेसिकली इन्फेक्ट करते हैं। A से एब्डोमेन, N से नोज, R से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड T से टीथ, एंड these are the infections they cause. Abdomen में appendicitis, abscess, nose में sinusitis, respiratory tract में pneumonia and teeth में periodontitis. Now the risk factors are, कब ये certain conditions में, अभी मैंने बताया ना anaerobic infections होती है, तो एक condition क्या, अगर हाइपॉक्सिया है, वहाँ पर ऑलरेडी स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन हुई है, ओपन वूंड बना हुआ है, डायबिटीज़ है पर्सन को, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट है, या आईसीयू में एडमिट है, तो एनारोबिक इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये रिस्क फैक्टर्स है कि ऑलरेडी पर्सन को हाइपॉक्सिया है, उसको डायबिटीज़ है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन हुई है, वूंड बहुत टाइम से ओपन है, या आईसीयू पेशेंट है। अब कौन से हम ड्रग्स देंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज एनारोबिक इन्फेक्शन? तो पहला ड्रग हम एनारोबिक इन्फेक्शन के केस में देते हैं टेट्रासाइक्लिन। सो द ड्रग नेम इज टेट्रासाइक्लिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी हमने पढ़ा था, टेट्रासाइक्लिन जो क्या था, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा। इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड व्हाट इट वाज डूइंग, इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा 30S राइबोसोम सब यूनिट के साथ बाइंड करके, बिकॉज दीज सब यूनिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो उन सब यूनिट के साथ ये बाइंड हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होगी, तो आगे प्रोटीन ही नहीं है, तो बैक्टीरिया आगे ग्रो करेगा? नो। सो बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन। इंडिकेशंस क्या? पहली इंडिकेशन तो वही कि एनारोबिक इन्फेक्शन है, एंड दे टेट्रासाइक्लिन हम एक्ने के केस में भी देते हैं। अटिपिकल इन्फेक्शन, अटिपिकल इन्फेक्शन जो अटिपिकल बैक्टीरिया कॉज करते हैं, जैसे क्लमाइडिया, माइकोप्लाज्मा या GI इन्फेक्शंस के केस में। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है टेट्रासाइक्लिन की? प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग एंड चिल्ड्रन लेस देन 8 ईयर्स। ये तो कॉमन सभी की होती है कि हम एंटीबायोटिक्स प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के केस में नहीं दे सकते, जिनका सीवियर हिपैटिक रीनल इम्पेयरमेंट है, फिर नहीं दे सकते अगर हाइपर सेंसिटिविटी है, चिल्ड्रन लेस देन 8 ईयर्स। इन ये सभी कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। मेन है इंडिकेशन की टेट्रासाइक्लिन को हम कब दे सकते हैं? एनारोबिक इन्फेक्शन में देते हैं, एक्ने के केस में भी दे दिया। अगर अटिपिकल इन्फेक्शन है फिर भी हम टेट्रासाइक्लिन को दे सकते हैं। डोज कितना देना है? 250 to 500 mg ओरली एवरी 6 आवर्ली। एंड एडवर्स इफेक्ट दैट कैन अकर आर GI अपसेट हो सकता है, टीथ डिस्कलरेशन हमने पढ़ा था, फोटोसेंसिटिविटी एंड हिपैटोटॉक्सिसिटी। अदर ड्रग्स जो हम दे सकते हैं टेट्रासाइक्लिन के अलावा इन केस ऑफ एनारोबिक इन्फेक्शंस, दीज आर टिजीसाइक्लिन, वैंकोमाइसिन, टिकोप्लानिन, लिनेजोलिड एंड क्लिंडामाइसिन। एज इट इज यू कैन रिमेंबर TB, TLC तुम्हें पता है, टोटल ल्यूकोसाइट टू TLC, एक निमोनिक याद रख लो, TB, TLC। T से टिजीसाइक्लिन, B से वैंकोमाइसिन, T से टिकोप्लानिन, L से लिनेजोलिड, C से क्लिंडामाइसिन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे